हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण का अध्ययन किया था। अब हम लोग रसायन विज्ञान के दूसरे चैप्टर का स्टडी करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इसमें हम लोग सबसे पहले टॉपिक अम्ल का स्टडी करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अम्ल, एसिड, वे पदार्थ जो जल अपघटन करके हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। ऐसे पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल। जब हम इन अम्लों का जल अपघटन करते हैं तो पाते हैं कि इन सभी के जल अपघटन करने पर हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। आइए इन सभी का हम जल अपघटन करें। तो जब हम HCl का जल अपघटन करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है और साथ में क्लोरीन आयन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन आयन इसमें प्राप्त हुआ अर्थात यह अम्ल है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। और वैसे ही जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल का जल अपघटन करते हैं तो उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल में भी हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनका जल अपघटन करने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है उन्हें अम्ल कहा जाता है। अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, और दूसरा है दुर्बल अम्ल, जिसे इंग्लिश में वीक एसिड कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रबल अम्ल के बारे में जानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जानते हैं। वे अम्ल जिनका जल अपघटन करने पर वे पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, तो उन्हें प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। आप सभी देख रहे हैं कि ये सभी पूर्ण रूप से वियोजित हुए हैं, पूर्ण रूप से आयनित हुए हैं, इसलिए इन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। दूसरा है दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। वे अम्ल जिनका जल अपघटन करने पर वे पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, तो ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहा जाता है, वीक एसिड कहा जाता है। जैसे एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मिक एसिड आदि। आइए इसमें हम लोग एसिटिक एसिड का जल अपघटन करके देखें कि किस प्रकार से दुर्बल अम्लों का वियोजन होता है। ये है एसिटिक एसिड। इसे जब हम जल अपघटन कराते हैं तो इसमें एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वियोजन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं कुछ विशेष अम्लों का जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम। ये कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, कुछ अम्ल दिए हुए हैं। अब हम इनको उनके प्रबलता के क्रम में लगाते हैं। तो इसमें सबसे प्रबल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसके बाद है एसिटिक एसिड, उसके बाद है
हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसके बाद है हाइड्रोजन साइनाइड। ये क्रम आप लोग अच्छे से याद करिएगा क्योंकि अक्सर करके ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। खट्टा होता है अर्थात खट्टे पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही खट्टे प्राकृतिक स्रोत के बारे में और ये भी जानते हैं कि उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है सिरका। सामान्यतः सिरका हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। ये सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा अर्थात ऑरेंज में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वहीं दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें और नेटल का जो डंक होता है उसमें, इन दोनों में मेथेनोइक अम्ल होता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये कुछ प्राकृतिक स्रोत थे जिनमें कुछ विशेष प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन बहुत ही छोटा होता है और उच्च आवेश घनत्व का होता है। इसी कारण वह जल के अणु के साथ जुड़ जाता है और जुड़कर जल योजित आयन का निर्माण करता है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। आइए देखा जाए, ये है हाइड्रोजन आयन। जब यह जल के साथ जुड़ता है और जुड़ करके जल योजित आयन बना लेता है तो हम इसे ही हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम किसी पदार्थ के गुण की बात करते हैं तो गुण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो आइए अब हम लोग अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुणों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक गुणों को जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया ही गया था कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जल में कैसे होते हैं, विलेय होते हैं। अर्थात जब हम इनको जल में डालते हैं तो यह आसानी से जल में घुल जाते हैं। दूसरा है, अम्ल कह रहे हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी जब नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाता है तो वह लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद है, अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं। अर्थात अम्ल पदार्थों की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। चौथा है कि अम्ल की क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जब यह अम्ल कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों जैसे कपड़ा, लकड़ी, कागज, इन चीजों पर जब पड़ता है तो उनको नुकसान पहुंचाता है, उन्हें नष्ट कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं अम्लों के रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं धातुओं से क्रिया। तो अम्ल जब भी किसी सक्रिय धातु से क्रिया करता है, सक्रिय धातु अर्थात जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि ऐसे जो तत्व होते हैं, इनके साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसे क्रिया करके फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त हो जाता है। वैसा ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ क्रिया कराया जाता है तो जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा रिएक्शन है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। तो जब ये अम्ल किसी धातु कार्बोनेट और किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। अर्थात जब लवण
किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और जब वो किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा तो भी वो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट, यह HCl के साथ जब क्रिया करता है, जब यह धातु कार्बोनेट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो यह कैल्शियम क्लोराइड लवण बनाता है, H2O जल बनाता है तथा ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसी प्रकार ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसे जब HCl के साथ क्रिया कराया जाता है तो भी कैल्शियम क्लोराइड अर्थात जो कि एक लवण है वो प्राप्त होता है। उसके बाद जल बनता है तथा अंत में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रकार से आपने देखा कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। अब तीसरा क्रिया है धातु ऑक्साइड से क्रिया। जब अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं तो क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे यह है कैल्शियम ऑक्साइड, यह जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक लवण है बनाता है और जल बनाता है। ठीक उसी प्रकार जब मैग्नीशियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और जल बनाता है। मैग्नीशियम सल्फेट एक लवण है। इस प्रकार से आपने देखा कि जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्रिया करके ये लवण और जल का निर्माण करता है। डियर फ्रेंड्स, अब चौथी क्रिया है क्षारकों से क्रिया। जब कोई अम्ल किसी क्षारक से क्रिया करता है, जब किसी बेस से क्रिया करता है तो वह लवण और जल बनाता है। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है उसे बनाता है और उसी के साथ साथ जल बनाता है। ठीक उसी प्रकार जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनाता है जो कि एक लवण है और उसी के साथ जल भी बनाता है। इस प्रकार से जब भी कभी अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है अम्लराज एक्वा रेजिया। जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक संबंधी 3 के अनुपात में मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। इसे नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। जब यह बनता है तो प्रारंभ में रंगहीन होता है परंतु कुछ समय पश्चात यह नारंगी रंग का हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं अम्लों के उपयोग के बारे में, यूजेज ऑफ एसिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के यूज के बारे में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सामान्यतः बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योगों में, कृत्रिम रेशों के निर्माण में तथा उर्वरक आदि के निर्माण में किया जाता है। वहीं अगर हम लोग नाइट्रिक अम्ल की बात करें, HNO3 की बात करें, तो ये सामान्यतः सोने और चांदी के शोधन में प्रयोग किया जाता है और इसी के साथ साथ यह विस्फोटक आदि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इस नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। सोरे का अम्ल या सोरा का अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण सोरा से किया गया था, पोटेशियम नाइट्रेट से किया गया था, इसी को सोरा कहते हैं। अब हम आते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वस्त्रों के रंगाई में प्रयोग किया जाता है
और आते हैं चौथा एसिटिक एसिड। इसे तो आप सभी जानते होंगे। इसे हम लोग घर में खाद्य सामग्री के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में सिरका के नाम से जानते हैं और इसे सामान्य रूप से प्रयोग भी किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब एसिड समाप्त हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्षार और लवण अर्थात बेस और साल्ट का स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग एसिड्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको दोहराइए।